स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। यदि आपने अभी तक मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लें। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट पोइट्री, डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लास 10th के स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि हम पोइट्री क्यों पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में हमसे जो एग्जामिनर है वो क्या डिमांड करना चाहता है। तो पहले मैं आपको पोइट्री पढ़ने का तरीका बताऊंगी ताकि जब भी मैं आपको ये पोम अभी डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग में ये पूरा मैप होना चाहिए कि मुझे जब पोइट्री पढ़ता हूँ या पढ़ते हैं तो क्या चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है नेम ऑफ द पोयम, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, उसके बाद हु इज द पोएट ऑफ द पोम, हमारी जो पोएट्री है उसका पोएट कौन है, वो है रॉबर्ट फ्रोस्ट, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी बनता है। सेकंड बात जो आपको देखनी है कि जब भी हम लिटरेचर में पोइट्री सेशन पढ़ते हैं तो हमारा जो इमेजिनेशन लेवल होता है वो उस लेवल को टच करना चाहिए। बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो वर्ड टू वर्ड आते हैं, तो जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी उसको आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना, लेकिन वो पोइट्री के अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लिटरेचर को बिल्कुल उस तरीके से पढ़ेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं अपनी फर्स्ट पोयम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे आपने देखा होगा मिट्टी के कण जैसे होते हैं, तो यहाँ डस्ट का मतलब है कण और स्मॉल पार्टिकल्स किसके, स्नो के। स्नो मतलब बर्फ। तो जो पोएट है वो हमें डस्ट ऑफ स्नो के थ्रू क्या मैसेज देना चाहता है, और ये जो डस्ट ऑफ स्नो है यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम पोएम में आगे पढ़ेंगे। हमारा जो पोएम है वो 2 स्टैंजा में डिवाइडेड है, ये फर्स्ट स्टैंजा, ये सेकंड स्टैंजा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, पोएम हमेशा स्टैंजास में लिखी जाती है, जो हमारे चैप्टर्स होते हैं वो पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इस पोएम का ये पैराग्राफ बताओ या इस पोएम का ये पैराग्राफ, पोएम्स हमेशा स्टैंजा में होती है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट स्टैंजा। द वे अ क्रो, वे का मतलब होता है तरीका, क्रो मतलब आपको पता ही है बर्ड का नेम है, कौवा जिसको हम बोलते हैं। शुक डाउन ऑन मी, हु इज मी हियर, यहाँ पे जो मी है वो पोएट खुद है। मी कौन है, पोएट खुद, और जो पोएट का नाम है वो क्या है, रॉबर्ट फोस्ट। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक का मतलब क्या होता है, आप ग्लोसरी सेक्शन में चले। हेमलॉक का मतलब है अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, मतलब एक जहरीला पौधा होता है या ट्री होता है जिसके छोटे छोटे वाइट मतलब सफेद कलर के फूल लगते हैं। अब देखो ये पूरा अपन सीन क्रिएट करते हैं कि पोएट क्या कहना चाह रहा है कि एक ट्री है, सपोज करो ये ट्री है, इसके ऊपर जो बर्ड है वो है क्रो, क्रो इसके ब्रांचेस पे बैठा है, और जैसे ही पोएट यहाँ से गुजरता है या नीचे से निकलता है, क्लियर नहीं है इसके अंदर कि पोएट का मूवमेंट क्या है, क्या वो यहाँ पहले से बैठा है या वो यहाँ से गुजर रहा है। लेकिन जो भी है, जब वो इस ट्री के नीचे से जा रहा होता है या बैठा है तो जो क्रो है वो शुक डाउन मतलब हिलाना, ऐसा मूवमेंट करता है जिससे इस ट्री पे जो स्नो है, जो स्नो के पार्टिकल्स हैं वो किसके ऊपर गिरते हैं, वो हमारा जो पोएट है उसके ऊपर गिरते हैं, जो कि है रॉबर्ट फ्रोस्ट। अब ये क्या कहना चाहता है कि इस मूवमेंट से उसमें क्या चेंज आया वो हम पढ़ेंगे स्टैंजा नंबर 2 में, कि ये जो मूवमेंट हुआ, कौन सा मूवमेंट, कि क्रो का, जो कि कहाँ पे है, जो कि हेमलॉक ट्री पे है। हेमलॉक ट्री क्या होता है, अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री होता है एक जहरीला पौधा जिसके छोटे छोटे सफेद फूल लगते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेमलॉक ट्री क्या होता है, और एक ये भी पूछा जा सकता है कि क्रो, मेनली क्रो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रो मेनली सैडनेस और डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैम बर्ड कैसे किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें ये चीजें ध्यान होनी चाहिए कि क्रो जो है वो किसको, सैडनेस या डिप्रेशन या बैड ओमेन को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, अब आ जाओ स्टेंजा नंबर 2 पे। हैज गिवन माई हार्ट, यहाँ माई किसकी हार्ट की बात हो रही है? यहाँ पे जो पोएट है उसके हार्ट की बात हो रही है। अ चेंज ऑफ मूड, अ चेंज ऑफ मूड का मतलब है उसका जो भी मूड था, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, वो हमें आगे पता चलेगा कि इस छोटे से मूवमेंट की वजह से। कौन सा मूवमेंट? जो कि क्रो की वजह से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि क्रो ने शुक डाउन किया, मतलब अपने आप को हिलाया, जिसकी वजह से हो सकता है ब्रांचेस हिली हो, जिसकी वजह से जो ट्री है उसके ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो किस पे आके गिरी? जो हमारा पोर्ट है उसके ऊपर आके गिरी, और उसकी वजह से उसके मूड में चेंज आया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। रूइड का मतलब देखिए आप ग्लोसरी सेक्शन में, हेल्ड इन रिग्रेट। रिग्रेट मतलब पछतावे के अंदर। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जो पोएट है उसका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। ठीक है, यदि ये मूवमेंट नहीं होता तो उसका जो दिन, बचे हुए दिन का जो भी पार्ट होता वो भी खराब हो जाता, मतलब बर्बाद हो जाता। इसलिए इस मूवमेंट से क्या हुआ? इस मूवमेंट से जो पोर्ट है उसका मूड रिफ्रेश हो गया और वो हैप्पी मोड के अंदर आ गया। कौन से मोड में? हैप्पी मूड के अंदर। क्योंकि पहले वो दुखी था, मे बी जो भी रीजन रहा हो वो यहाँ मेंशन नहीं है जिसकी वजह से वो दुखी था, लेकिन जब वो यहाँ से गुजर रहा था या यहाँ बैठा था ये हमें क्लियर नहीं है। उसकी वजह से जब क्रो ने शुक डाउन किया, डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्नो मतलब बर्फ का जब स्मॉल पार्टिकल्स उसके ऊपर आके गिरा तो उसका जो भी मूड था, जो कि बुरा ही था, उसमें चेंज आया और उसने अपने जो थॉट्स हैं वो छोड़ के वो जो आगे का दिन बचा था उसको अच्छे से वो यूटिलाइज कर सके और वो हैप्पी मूड के अंदर आ गया। तो हम एक बार वापस रीड कर लेते हैं इसको। डस्ट ऑफ स्नो, क्लियर है डस्ट का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। यहाँ किसके कण की बात हो रही है? यहाँ स्नो मतलब बर्फ के बहुत ही छोटे पार्टिकल्स की बात हो रही है। क्लियर है टाइटल? टाइटल क्लियर होना चाहिए, उससे हमें पूरी थीम पता चलती है कि पोम की पूरी थीम क्या है। जो हमारे पोएट हैं यहाँ के, वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये स्पेलिंग बच्चों आपको याद होनी चाहिए, ROBERT, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, FROST। एक नंबर का क्वेश्चन आता है। शुक डाउन ऑन मी मतलब हिला के गिराना। मी यहाँ पे जो पोएट हैं वो खुद हैं, जो कि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। द डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्मॉल पार्टिकल्स किसके? स्नो के। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक क्या होता है? अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर। क्लियर है? अब हम इस स्टेंजा की देखते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है कि जो ये लास्ट वर्ड है, एक मिनट मैं पहले इसको रफ कर देती हूँ ताकि आप राइमिंग स्कीम अच्छे से समझ पाए। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज राइमिंग स्कीम। मेनली बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है कि जो साउंड ऑफ वर्ड्स है, यदि सेम साउंड आ रहा है तो हम उसको सेम डिनोट करते हैं। जैसे कि क्रो, ओ साउंड आ रहा है, मी मैच नहीं हो रहा तो इसको हमने ए दिया। स्नो, तो ये साउंड मैच हो रहा है तो ये ए। मी, ई साउंड आ रहा है। ट्री, ये सेम साउंड आ रहा है तो इसको हम देंगे बी, इसको हम देंगे बी साउंड। ए बी ए बी, तो इसकी राइमिंग स्कीम जो हो गई वो हो गई ए बी ए बी। अब आ जाइए सेकंड स्टैंजा पे। इसमें हाथ, ट साउंड आ रहा है तो ये हो गया ए। पाथ, ट साउंड आ रहा है तो ये हो गया ए। मूड, ड ड साउंड आ रहा है तो ये डिफरेंट आ रहा है बी। इस साउंड से कौन सा मैच हो रहा है? रोइट, ड साउंड, तो ये बी। तो जो हमारी पोम है उसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी ए बी ए बी ए बी। ये जो पोम है टोटल 8 लाइंस की है, बहुत ही छोटी है, लेकिन इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं? एक सिंपल क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड है। ये जो भी अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहा है वो काफी डेप्थ है, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। एक को आपसे पूछ लिया जाएगा कि हेमलॉक क्या होता है, हेमलॉक ट्री की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। क्रो किसको डिनोट करता है? तो यहाँ क्रो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सैडनेस और डिप्रेशन को। ये पूछा जा सकता है कि डस्ट ऑफ स्नो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डस्ट ऑफ स्नो
गुड थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से जो पोर्ट है उसका पूरा मूड चेंज हो जाता है और आने वाला जो पार्ट ऑफ डे है वो काफी अच्छा जाता है। तो हमें ये पोर्ट ये समझाना चाह रहा है कि लाइफ में बहुत छोटा सा मोमेंट भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट शो करता है। तो ये पूरा हमारा डिस्कशन था इस पोम पे। तो स्टूडेंट्स, आगे हम इसी पोम के क्लास 10th में जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, मतलब एनसीईआरटी की बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी पोम है उसका नाम आपको पता ही है क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। देखो, सबसे पहले मैंने हार्ड वर्ड्स एंड हिंदी ट्रांसलेशन, मतलब कठिन शब्द एवं हिंदी अनुवाद दिया है। ये मेनली उन बच्चों के लिए है जो कि हिंदी मीडियम से हैं। तो आपको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, फिर उसका इंग्लिश का अनुवाद आप हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? मान के चलो किसी बच्चे को रीडिंग करना भी नहीं आ सकता, वो मेरे से फायदा कैसे उठाएगा कि अंग्रेजी वाली मैम आप तो केवल इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाते हो, उन बच्चों का क्या जिनको रीडिंग नहीं आती या रीडिंग या वर्ड प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए मैंने क्या लिखा है, आपका इसका अनुवाद भी लिखा है। आप आराम से इस वर्ड को 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद भी लिखा है। ये मेनली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे साथ जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो बराबर चलेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका जो पीडीएफ है वो जो हमारा लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो, पहले जितने भी हार्ड वर्ड्स अपनी पोम में आए, हमारी कविता में जितने भी हार्ड वर्ड्स आए हैं उनका मैं आपको हिंदी अनुवाद एक बार अपन साथ मिलके डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। चलें आगे। देखो, पहले नंबर पे है हेमलॉक। 10 बार मैंने रिपीट कर दिया होगा कविता पढ़ाते हुए भी कि हेमलॉक क्या होता है। एक जहरीला वृक्ष जिसमें छोटे छोटे सफेद फूल खिलते हैं। हेमलॉक इज अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पता होना ही चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है। क्रो, क्रो एक बर्ड होता है जिसको हिंदी में कौवा बोलते हैं। ठीक है। डस्ट, डस्ट का मतलब था धूल। मैंने बताया था आपको कि डस्ट का मतलब क्या होता है, कण। और यहाँ पे किसके कण की बात हुई है, स्नो के कण की बात हुई है, मतलब हमारा जो बर्फ है उसके कण की बात की गई है। वे, वे मतलब तरीका। यहाँ पे पता है आपको किसके तरीके की बात हुई है, वे अ क्रो शुक डाउन, जिस तरीके से क्रो अपने आप को हिलाता है उस तरीके की बात हुई है। तो वे का मतलब क्या है, तरीका। ट्री सबको पता है, पेड़ या वृक्ष। अपनी जो पोम है उसमें किस ट्री की बात हुई है, क्या नीम के ट्री की बात हुई है, क्या नीम के पेड़ की बात हुई है, क्या पीपल के पेड़ की बात हुई है? नहीं, इन दोनों की नहीं, हेमलॉक ट्री की बात हुई है। देखो, रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको अपने जीवन से आप जोड़ के देखें। जब भी आप स्कूल जाए रास्ते में देखिए, अरे ये तो नीम का पेड़ है, अरे ये तो पीपल का पेड़ है, मैडम ने कौन से पेड़ की बात की थी, तो मैडम ने कौन से पेड़ की बात की थी, हेमलॉक ट्री की। ऐसे ही चीजें याद होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता हेमलॉक ट्री क्या होता है जब तक मैंने ये पोम बच्चों को नहीं पढ़ाई थी या खुद नहीं पढ़ी थी। ठीक है। अच्छा, कौन से बर्ड की बात हुई है, क्या पिकॉक की बात हुई है? नहीं। क्या कबूतर की बात हुई है? नहीं। क्रो की बात हुई है मैम, क्रो की। तो इस तरह जब भी आप किसी को देखें, कोरिलेट करें चीजों को, कोरिलेट करके यदि आप याद रखोगे तो चीजें एंड तक एग्जाम में याद रहेगी, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे चलते हैं। ट्री के बाद जो वर्ड है हार्ट, हार्ट मतलब दिल या हृदय, सब जानते हैं, एक्सपर्ट हैं आजकल के बच्चे, हृदय और हार्ट तो सबसे पहले मीनिंग उनको याद रहता ही है। चेंज मतलब क्या है, यहाँ पे परिवर्तन या बदलाव। ठीक है। जो कि किसके मूड में आया था, कवि के मूड में परिवर्तन या बदलाव आया था। सेव्ड, सेव्ड मतलब बचाया। यहाँ पे जो पार्ट ऑफ डे है वो कवि का सेव्ड हो गया। सम पार्ट मतलब है कुछ हिस्सा। यहाँ पे किसके कुछ हिस्से की बात हुई है, यहाँ पे जो दिन है, डे है, उसके कुछ हिस्से की बात हुई है जो कि बर्बाद होने से बच गया। रुइड, रुइड मतलब पछतावा किया या अफसोस किया, किसी चीज पे पछताना या अफसोस करना। मूड, देखो मैंने बार बार ये वर्ड यूज किया है, मूड मूड मूड। मूड मतलब होती है
मनोदशा, जो कि कवि की पहले कैसी थी, खराब थी, वो अच्छे मूड में नहीं था, लेकिन बाद में ये जो इवेंट हुआ, कौन सा इवेंट हुआ कि क्रो ने शुक डाउन किया, क्या शुक डाउन किया, डस्ट पार्टिकल्स, उसकी वजह से उसका मूड कैसा हो गया, बढ़िया हो गया, मस्त हो गया उसका मूड। देखो आगे है सौरो। सौरो मतलब दुख होता है। बार बार मैं बोल रही थी कि क्रो किसको रिप्रेजेंट करता है, सोरो सोरो, अरे मैडम ये सोरो होता है क्या है, सोरो को मतलब दुख होता है। डिप्रेशन, सबको पता है आजकल मोस्ट ट्रेंडिंग वर्ड है डिप्रेशन, हर दूसरे व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है, बच्चे को जन्मते ही डिप्रेशन हो जाता है आजकल। आज मॉडर्न जमाने में डिप्रेशन मोस्ट कॉमन वर्ड है, जिसका मतलब है अवसाद। हर व्यक्ति को अवसाद है। हो सकता है आप लोगों को 10th बोर्ड के एग्जाम को लेके अवसाद में आ जाए, लेकिन यदि अंग्रेजी वाली मैम के साथ बने रहोगे तो ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए आगे। ओके, जॉय, जॉय मतलब आनंद। क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ तक हमने सारे जितने भी वर्ड्स है उसका हिंदी अनुवाद भी देख लिया, इंग्लिश अनुवाद भी देख लिया। इंग्लिश मीडियम वालों को, बच्चों को इतना प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये जो हार्ड वर्ड वाली चीज है और साथ में हिंदी अनुवाद है वो जोड़ा है। आपका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, आप बने रहे, मेहनत करते रहे। ठीक है, अब आ जाओ क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हमारी जो किताब है उसके पीछे टेक्सुअल क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, है ना, वो हमें करने होते हैं। वो एक एक मैं अभी डिस्कस करूंगी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस तरीके से हमें एग्जाम में उसका आंसर देना है, सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी वर्ड यदि आपको माइंड में क्लियर ना हो कि समझ नहीं आ रहा, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे से जितना होगा, जितनी कोशिश होगी, मैं उसका आपको जवाब देने की, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगी। चले, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। दोनों मीडियम स्टूडेंट्स को एक एक चीज, एक एक वर्ड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको कोई समस्या आए ही नहीं। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि क्या है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। हाँ जी, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी डिस्कस करते हैं। व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड। किस चीज ने, जो हमारा कवि है, उसका मूड मतलब क्या था, मनोदशा को में बदलाव लाया या चेंज कर दिया। हाउ हैज द पोइट मूड चेंज, और कैसे उसका मूड चेंज हुआ। देखो ये जो आंसर्स है मैंने बड़ी सरल भाषा में लिखे हैं, अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। पहले का आंसर, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, फाइन मतलब छोटे छोटे, पार्टिकल्स मतलब कण, किसके, बर्फ के। क्लियर है। चले आगे। वेन द क्रो शुक डाउन, क्रो का मतलब पता ही है, कोआ। शुक डाउन मतलब हिला के गिराना। ऑन हिम, यहाँ पे हिम कौन है, हमारा जो पोएट है, जो हमारा कवि है, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है हिम। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो डस्ट है, मतलब कण है, किसके, स्नो के, स्नो के छोटे छोटे कण। चेंज्ड द पोएट्स मूड, किसने चेंज किया पोएट्स का मूड, डस्ट ऑफ स्नो ने। द पोएट मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, और उसका मूड कैसे हो गया, पहले सैड था उससे हैप्पी, हैप्पी मतलब वो खुश हो गया, मतलब जो भी उसकी मनोदशा थी वो पहले दुख में था, फिर वो खुश हो गया। क्लियर है। चले आगे बच्चों। देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट है ना, पढ़ के देखते हैं। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोम। पहले तो बोल रहा है कि नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है, नेचर मतलब हमारी प्रकृति को। देखो, फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन अ वेरी डिफरेंट वे इन द पोम, बड़े विचित्र है, थोड़ा सा अलग हटके उसने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोम। ऐसी कौन सी बर्ड्स हैं जिनका मेनली जो पोइट्स हैं वो नाम लेते हैं। मेनली पोइट्स, केवल रॉबर्ट फॉस्ट की बात नहीं हो रही, बहुत सारे पोइट्स हैं। मेनली ज्यादातर कौन सी बर्ड्स के बारे में, कौन सी बर्ड्स का नाम लेते हैं। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर, देखो ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, मेंशन्ड इन द पोम। हाँ, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, क्रो मेनली अक्सर पोम्स में क्या मेंशन किया जाता है। व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, और आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है, इमेज मतलब क्या चित्र बनता है जब आप क्रो, क्रो बर्ड मतलब कोए का नाम
सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या इमेज बनता है। देखो क्वेश्चन समझना जरूरी है, यदि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है आप तो आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है तभी आप आंसर लिख पाएंगे। तो जितना कोशिश हो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें, उसके बाद हम आंसर राइटिंग पे चलेंगे। चलो अब इसका आंसर देखते हैं। फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी डिफरेंट वे इन द पोम, ये हमने अभी पढ़ ही लिया था। द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड आर कोको, पैरेट, पिकॉक एक्सेट्रा। मतलब ये कुछ बर्ड्स के नाम दिए, मेनली कोयल पे लिखी जाती है कविताएं, पैरेट के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, पिकॉक मतलब मोर के बारे में, पैरेट मतलब तोते के बारे में। लेकिन जो हमारा कवि है उसने किसको चूज किया, ही चूज अ क्रो, क्रो को चूज किया, विच इज नॉट ऑफन यूज इन द पोम, जो कि अक्सर पोम्स में उसका जिक्र नहीं होता, ना के बराबर होता है। ठीक है, और क्रो इज बिलीव टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। देखो बैड ओमेन का मतलब होता है अपशकुन, सिंबल मतलब होता है प्रतीक। ऐसी मान्यता है कि क्रो को कैसा माना जाता है, अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। मैडम ये क्या होता है, देखो मान्यताएं हैं, जैसे बिल्ली, यदि आप किसी काम के लिए जा रहे हो, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो क्या बोलते हैं, हमारा काम नहीं होगा। मैं बिल्ली को ब्लेम नहीं कर रही, ऐसी मान्यताएं है, मेरा मानना नहीं है ऐसा। ठीक है, लेकिन ऐसी मान्यताएं हैं कि आप कोई नया काम करने जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ठीक है, आपने छींक दिया तो ये काम नहीं होगा। तो ऐसी मान्यता है, उसी मान्यता के तहत क्रो को किसका प्रतीक माना जाता है, बैड ओमेन। ओमेन का मतलब होता है, बैड ओमेन का मतलब होता है अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अ क्रो ब्रिंग्स द इमेज ऑफ सैडनेस, सॉरो टू आवर माइंड। उसी मान्यता के चलते हुए जो क्रो है वो किसकी इमेज, किसका चित्रण करता है हमारे दिमाग में, सैडनेस। सैडनेस का मतलब क्या होता है, उदासी, और सॉरो मतलब दुख। क्लियर है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, लिटरेचर में हमेशा सिंबलाइजेशन बहुत होता है, कि क्रो को इसका प्रतीक माना जाता है, किसका, सॉरो और सैडनेस का प्रतीक माना जाता है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, स्पेशली जब हम कविता पढ़ते हैं। आई बात समझ में। चले आगे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, बहुत इजी क्वेश्चन है। हेमलॉक ट्री क्या होता है, 10 बार रिवाइज कर चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेंगे कि हेमलॉक ट्री, what is a hemlock tree? Why does the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? ठीक है, चलते हैं। Hemlock tree is a poisonous plant with small white flowers. क्लियर है, मुझे नहीं लगता अब इसको रिपीट करने की जरूरत है। फिर भी कोई डाउट है तो वापस वीडियो में जाके आप उस सेक्शन को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बार बार इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग सब बता रखा है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं द पोएट डजंट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मेपल और एन ओक और अ पाइन। देखो हेमलॉक ट्री भी का क्या एक पॉइजनस प्लांट है, उसके बारे में ही क्यों लिखा, और भी तो सुंदर सुंदर प्लांट है, जैसे कि नाम है मेपल, ओक, पाइन। पाइन मतलब चीड़ का होता है, इन दोनों को मैंने कभी देखा नहीं, इन प्लांट्स को। इतना आपको दिमाग नहीं लगाना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। कहने का मतलब है ये ऐसे पेड़ हैं जो सुंदरता को आप प्रतीक है, जैसे कुको है, पैरेट है, पिकॉक है, जैसे ये गुड ओमेन के प्रतीक होते हैं, वैसे ये पेड़ भी सुंदरता के और पॉजिटिविटी के प्रतीक है। लेकिन हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस प्लांट है, जहरीला प्लांट है, उसी के बारे में क्यों बात की, क्योंकि बिकॉज ही इज इन अ पेंसिव मूड। पेंसिव का मतलब क्या होता है, अवसाद। ठीक है, उसका मूड कैसा था, चिंताग्रस्त था, अवसाद से भरा हुआ था, इसलिए उसने हेमलॉक का जिक्र किया जो कि एक पॉइजनस प्लांट है। क्लियर है। चलिए आगे, आगे आ जाओ, हमारा थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। वापस देखो, क्या जॉय और सॉरो इन दोनों में से किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों। ठीक है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। और जो डस्ट ऑफ स्नो है हमारी कविता में, वो क्या, किस चीज का प्रतीक है या क्या रिप्रेजेंट करती है। चलो इसका आंसर देखते हैं अपन। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि क्रो और हेमलॉक ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरो। सॉरो मतलब क्या होता है, दुख। और द डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो है वो, दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर नेचुरल जॉय। और ये जो चीज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नेचुरल जॉय, मतलब प्रकृति में जो जॉय है, आनंद है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है।
चले हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहे हैं अपन से, देखते हैं। बच्चों समझ आ रहा है क्या? देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आंसर तो आपको इंग्लिश में ही याद करने हैं और इंग्लिश में ही लिखने हैं। इसका अनुवाद पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अनुवाद पढ़ने से, हिंदी अनुवाद पढ़ने से आंसर्स का कुछ भी नहीं होगा। आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और इंग्लिश के जो आंसर्स हैं उनको 2-2 बार लिख के प्रैक्टिस करो, वरना तुम्हारे दिमाग में वर्ड आएंगे ही नहीं। ठीक है, इनके अनुवाद पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीखोगे आंसर्स को, मैं समझाऊंगी इनको, लेकिन याद तुमको इंग्लिश में ही रखना है इस चीज को। ठीक है, आगे चलते हैं, थर्ड वाला अपन डिस्कस करते हैं। Have there been times when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? अब तुम्हारा पर्सनल इसमें एक्सपीरियंस पूछा है। ठीक है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ कि तुम बहुत ज्यादा दुखी थे, डिप्रेस्ड थे, तुम्हें किसी चीज की उम्मीद नहीं रही, और कोई ऐसा मोमेंट हुआ, ऐसा कोई क्षण आया जिसने तुम्हारी उस मूड को चेंज कर दिया, उस मनोदशा को चेंज कर दिया, और आप एक अच्छे मूड में आ गए? इसमें आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना है। कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है, सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया कि हाँ चलो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम इस आंसर में डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है सबका मैच नहीं हो, सबका अलग अलग है। ठीक है, ये आपका पर्सनल आंसर इसमें लिखना है, ये पोइट्री से संबंधित नहीं है, इस कविता से संबंधित नहीं है। आपके मन में जो आए, जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, वो आप यहाँ पे मेंशन करें। एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यस, हाँ हर बार होता ही है, हमारा मूड तो अवसाद में हम तो हर दूसरे दिन जाते हैं, हर क्षण जाते हैं। ठीक है, यस देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस। आई वाज डिप्रेस्ड अबाउट माय बोर्ड्स बट माय मॉम सेड दैट। हाँ होता है ऐसा, हम कई बार डिप्रेस्ड होते हैं। हो सकता है मैं अपने बोर्ड एग्जाम को लेके डिप्रेस्ड हूँ, और मेरी मम्मी ने बोला हो मेरे को, डोंट फील डिप्रेस्ड बिकॉज व्हाट यू हैव लर्न यू हैव टू आंसर दैट। मम्मी ने थोड़ा सा बस उत्साह दे दिया मुझे, हिम्मत बांध दी कि बेटा ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो तूने याद किया वही तो लिख के आना है। इससे क्या हुआ, मेरा जो मूड है वो रिफ्रेश हो गया। ठीक है, बिकॉज वॉट यू हैव लर्न ये हो गया। आफ्टर दैट आई प्लेड सम आउटडोर गेम्स विच चेंज माई मूड। उसके बाद मैं क्रिकेट खेलने चला गया। आउटडोर गेम्स मतलब बाहर जाके जो आप गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वो खेलने चला गया, और मेरा मूड एकदम रिफ्रेश हो गया। और तो और माई एग्जाम वेंट वेरी वेल, मेरा एग्जाम भी बहुत अच्छा किया। ठीक है, मैंने एग्जाम भी बहुत अच्छा किया। इट चेंज माई मूड एंड आई जस्ट फील रिफ्रेश्ड। तो जिंदगी में क्या होता है, कई बार छोटी छोटी चीजें भी हमारा मूड चेंज कर देती है, और हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। क्लियर है बच्चों? ये हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस हो गए। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने लाइन टू लाइन डिस्कस कर लिए, और हार्डवर्ड्स भी डिस्कस कर लिए। देखो बच्चों, मेहनत तुमको खुद करनी है, मैं आपकी एक गाइडर हूँ, है ना। शिक्षक क्या कर सकता है, आपको केवल डायरेक्शन बता सकता है, एक पाथ बता सकता है कि इस पे चलोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। मेहनत आपको खुद करनी है। जैसे एक घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। उसी प्रकार मैं आपको केवल ज्ञान दे सकती हूँ, आपको तरीका बता सकती हूँ, लेकिन मेहनत आपको खुद ही करनी है। ठीक है मेरे प्यारे बालक और बालिकाओं, मुझे लगता है आपको सारा अब इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है। यदि फिर भी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।